सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, अपने जो ये आर एस मेंस है पेपर 2 आपका, जिसमें जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने कर रहे हैं, इसकी आपकी ये थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है यहाँ पे। ठीक है। और अपने यहाँ पे क्या क्या टॉपिक कर चुके हैं पहले वो देख लेते हैं। आज अपने कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान अपना दोस्तों यहाँ पे टॉपिक चल रहा है। अब यहाँ पे अपने द्रव्य की अवस्थाएं, परमाणविक संरचना, धातु, अधातु और उपधातु को अच्छे से कर चुके हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ। ठीक है। और क्वेश्चन भी बाद में अपने लेके आएंगे। एक बार अपने को थ्योरी करनी जरूरी है, ज़्यादा नहीं है थ्योरी, थोड़ी थोड़ी है। और सोर्स की बात करें दोस्तों, तो ये सारा दोस्तों डेटा अपना लिया गया है एनसीईआरटी से। ठीक है। एनसीईआरटी से यहाँ पे सोर्स लिया गया है। आज जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, धातु क्रम सिद्धांत और इसकी जो विधियां है ना, ये पढ़नी है। पहले अपने विधियां करेंगे, फिर इसके सिद्धांत करेंगे क्रम से। इसमें क्या होता है कि अपने को क्या है कि शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। देखो, प्रकृति में धातुएं बहुत सारी पाई जाती है। अब वो अपने को शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती, अपने को कैसे ना कैसे करके प्योरीफाई करना पड़ता है। ठीक है। अलग अलग धातुओं का, और बहुत सारी इसकी विधियां हैं, पुराने मेथड से लेकर नए मेथड तक। हर तत्व की अलग अलग विधियां हैं धातुओं के निष्कर्षण की। वो सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले अपने ये जानते हैं कि दोस्तों, ये जो है ना धातु वगैरह, इन सब के बारे में अपने पुराने टाइम से पढ़ रहे हैं, और पुराने टाइम में भी इन चीज़ों की खोज हो चुकी थी, जैसे लोहा वगैरह हो गया, तांबा हो गया। और अपने पुराणों में भी बात करें तो प्राचीन धातुएं कहा जाता है दोस्तों, प्राचीन धातुएं। तो ये प्राचीन धातुएं ना 7 आती है, ये चीज ही नहीं याद रखनी आपको। सोना, तांबा, चांदी, सीसा, टिन, लोहा और पारा। इन सारी धातुओं क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राचीन धातुएं कहा जाता है। अब धातु की जो उपस्थिति है ना, उसके प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ पे मिले? तो धातु की उपस्थिति के प्रमाण सर्वप्रथम, धातु की उपस्थिति के प्रमाण, लास्ट लेक्चर में दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में अपने जो धातु उपधातु है, उन सारी चीज़ों को जाना था कि कितनी यहाँ पे धातुएं हैं पीरियोडिक टेबल में। बाद में उनको सजा दिया गया, एक जगह कर दिया गया। पहले प्राचीन समय की बात आती है तो बहुत कम धातुओं के बारे में पता था लोगों को। ठीक है। तो उपस्थिति के प्रमाण बलूचिस्तान में मिले थे, बलूचिस्तान में ही मिले थे। 2 पीओके में आता है। तो मेहरगढ़ में, कहाँ पे? मेहरगढ़ में यहाँ पे ये मिले हैं प्रमाण। प्राचीन स्टील का उत्पादन, अब प्राचीन टाइम में है ना, प्राचीन टाइम में दोस्तों जो स्टील का उत्पादन है, इसका स्टील का उत्पादन ये कैसे किया जाता था? तो ये किया जाता था दोस्तों क्रूसिबल प्रक्रम से, क्रूसिबल प्रक्रम के द्वारा यहाँ पे उत्पादन किया जाता था। और जो भारत का स्टील है ना, उस टाइम बहुत फेमस था, जिसे आंध्र कर्नाटक में उक्कू भी कहते थे, वंडर मटेरियल ऑफ ओरिएंट के नाम से जाना जाता था। तो भारत का स्टील यहाँ पे बहुत फेमस था। ठीक है। और जो अपनी पृथ्वी है, उसकी भूप्रपट्टी में सर्वाधिक अपने को क्या मिलता है दोस्तों? एल्यूमिनियम मिलता है। अब दोस्तों बात आती है सबसे पहले किसकी? जो आपका विधियां हैं उनकी। ठीक है। उन विधियों को अपने जानेंगे कि कैसे अपने अ, उन विधियों का प्रयोग करके धातु को शुद्ध करेंगे, या उसमें से मिट्टी वगैरह हटाएंगे, क्योंकि मेन यही चीज है। अब दोस्तों जो भी अपने ये काम करते हैं ना, कैसे भी करके, मतलब मिट्टी वगैरह को अलग करना, शुद्ध धातु को अलग करना, तो उसको क्या बोलते हैं? सांद्रण बोलते हैं। अब सबसे पहली इसमें विधि आती है, अपने को इसमें सारी विधियां पढ़नी है। ठीक है। धातुओं को शुद्ध करने की विधियां, धातुओं को, 1 सेकेंड, को शुद्ध करने की विधियां।
अब ये दो दोस्तों जो विधियां है ना, इसमें सबसे पहली विधि आपके कौन सी आती है? पहली विधि आती है दोस्तों द्रव्य दावन। तो इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ नहीं करते, सिर्फ क्या कहते हैं कि जो मेटल, जो आपका अयस्क है उसको धोते हैं अच्छे से, और कुछ नहीं करते। पहली विधि आती है आपका द्रव्य दावन। द्रव्य धावन। आगे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट विधियां भी आएगी। अब इसमें क्या होता है कि यह विधि अयस्क तथा गैंग कणों के आपसिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में लिखना आ जाए कि द्रव्य धावन विधि के बारे में लिखो तो ये किस पे निर्भर करती है, कुछ आपसे 10-15 शब्दों में पूछ ले, तो दोस्तों ये विधि क्या है कि यह विधि अयस्क तथा गैंग कणों, ये एक प्रकार की अशुद्धि है, ठीक है, इसमें रेत वगैरह कुछ भी हो जाती है, गैंग कणों के आपेक्षिक आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करती है, घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है, अंतर पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये चीज आती है। और गुरुत्वीय पृथक्करण का ये क्या है, ये एक प्रकार आ जाता है, इसको अपने क्या बोल देते हैं, एक प्रकार से इसको अपने गुरुत्वीय पृथक्करण भी बोल सकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, जो भारी कण है वो नीचे रह जाएगा, हल्का कण यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अभी इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अयस्क है, अब देखो, अब मान लो ये कोई मेटल है जिसको अपने बोल रहे हैं अयस्क, इस पे अपने क्या करेंगे, पानी से दोस्तों यहाँ पे तेज धारा से धोया जाता है, इसको अपने क्या करेंगे, पूरी हाई प्रेशर पानी से धोएंगे इसको, ठीक है। तो जल की तेज धारा से इसको क्या किया जाता है, धोया जाता है। अब ये धोने पे इसके हल्के कण क्या है कि जल के साथ बह जाते हैं। अब इस पे जो भी यहाँ पे हल्के कण लगे होंगे वो क्या होंगे, जल के साथ बह जाएंगे, जल के साथ बह जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो बारीक कण अयस्क के हैं, यहाँ पे शुद्ध अयस्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक तरीके से कुछ नहीं हुआ, पानी मार के साफ करना हो गया, इसको द्रव्य धावन बोल दिया, द्रव से धोना, द्रव्य धावन, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा कुछ आपके नहीं है। दूसरी विधि आती है दोस्तों इंपॉर्टेंट, आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है, इसको अच्छे से समझना आपको, इसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि। अब इसमें दोस्तों क्या होता है समझना है, इस चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अयस्क है, अब इसमें एक अयस्क है ना, अब इसमें एक कंडीशन क्या आ गई दोस्तों, ध्यान रखना, चुंबक आ गई ना यहाँ पे। अब एक अयस्क ऐसा होना चाहिए, उसी का यहाँ पे सांद्रण होगा कि इन, मान लो दो मिले हुए हैं तो उसमें से एक क्या होना चाहिए कि चुंबक की तरफ आकर्षित होना जरूरी है। चुंबक की ओर आकर्षित न होने वाली अशुद्धियों को चुंबक की ओर आकर्षित होने वाली जो अशुद्धियां हैं उनको इससे अलग किया जा सकता है। कंडीशन क्या है कि चुंबक की ओर आकर्षित होने वाली, इसमें अशुद्धियों को क्या कर सकते हैं अपने, अशुद्धियों को पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। अब ये एक प्रकार से यहाँ पे मैग्नेटिक रोलर लगा हुआ है, ठीक है, चुंबकीय रोलर है ये। इसके अलावा ये यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आप, फाइनली ग्राउंड, और ये क्या है कि पूरा तत्व है, मेटल है, अयस्क कह सकते हैं।
जो कि भूमि से निकाला गया है, ये एक साथ इसके पार्टिकल है। अब इसमें जो ये ब्लैक पार्टिकल है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल है, ठीक है। और इधर आपके नॉन मैग्नेटिक, मतलब यहाँ पे आपको मेन आपका जो अयस्क है ये प्राप्त हो जाएगा, और जो अशुद्धियाँ है ना इस मैग्नेटिक पार्टिकल्स पे चिपक जाएगी सीधा सा। सिंपल सा आपको समझ आ गया हो गया, चुंबकीय पृथक्करण विधि, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इतनी सी विधि है ये चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब अपने जानते हैं दोस्तों तीसरी विधि के बारे में। तीसरी विधि का क्या नाम आता है? इसका नाम आता है फैन पलवन विधि। फैन पलवन विधि। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो अब यहाँ पे इस विधि में सबसे पहले सल्फाइड अयस्कों के गैंग से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें सल्फाइड अयस्कों का जब भी आपको सांद्रण करना होगा तभी ये प्रयोग में ली जाएगी। तो सबसे पहले अपने को पॉइंट यही ध्यान रखना है इसमें कि यह विधि सल्फाइड अयस्कों के अयस्कों को गैंग या अशुद्धि, गैंग को क्या बोल सकते हैं आप, अशुद्धि भी बोल सकते हैं, गैंग से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। मुक्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी चूर्णित आपका अयस्क है उसका पानी के साथ क्या करा दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है। अब इसमें अलग अलग कंडीशन होती है। सबसे पहले आपने अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए इस विधि के लिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि एक तो संग्राही चाहिए होता है अपने को, जो अपने चीड़ का तेल यूज कर सकते हैं, वसा एमएल यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ से अपने देखो पल्प ऑफ ऑरी प्लस ऑयल यहाँ पे ये निकल जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए जाता है इसमें, दो चीज़ें देखो, मिलाना क्या पड़ता है इसमें जो आपको मिलाना पड़ता है वो पड़ता है संग्राही, ठीक है। अब संग्राही के रूप में किसका यूज करते हैं अपने, चीड़ का तेल, वसा अमल, चीड़ का तेल, वसा अमल, ठीक है, मुख्य रूप से इनका यूज किया जाता है। और फैन जो होता है, झाग कह सकते हैं, ये स्थायीकारी, ये क्या होता है, स्थायीकारी। अब इसके रूप में क्रिसोल का उपयोग किया जाता है स्थायीकारी के रूप में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, स्थायीकारी के रूप में क्रिसोल और एनिलीन, क्रिसोल और एनिलीन। अभी आगे मैं एक बार एक चीज़ें और रुक रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद अपने इसको समझेंगे। अब देखो इस विधि में क्या होता है कि जो अयस्क के कण है, अयस्क के कण, ठीक है, ये तो तेल के साथ, ठीक है, चिपक जाते हैं और भीग जाते हैं जिसे अपने बोल सकते हैं। और जो गैंग के कण होंगे ना, जो अशुद्धियां होगी वो जल के साथ, ठीक है, वो जल के साथ क्या कर जाएंगी, भीग जाएंगी, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि जब ये रोटेट करेगा ना, देखो रोटेटिंग ये पैडल दिया हुआ है, तो इसमें वायु प्रवाहित होगी। जब ये रोटेटिंग पैडल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, घूर्णी क्षेपण। अब यहाँ पे वायु प्रवाहित होगी, वायु प्रवाहित, देखो इसमें एयर एंटर कर रही है जब इसको घुमाएंगे तो। अब इसके घुमाने पे क्या है कि फैन बनेगा, ठीक है। फैन बनने पे क्या है कि यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अयस्क यहाँ पे एकत्रित तो हो जाएगा और जो अशुद्धियां हैं वो हल्की, वो नीचे रह जाएगी। अब इस फोटो में आप देख सकते हो, तो ये फैन के साथ है ना, ये तो ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे। अब इन फैन को है ना, अयस्क को इन फैन से आसानी से सुखाकर अलग कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, अयस्क मिल जाएगा, मिनरल मिल जाएगा मेन, ठीक है। शुद्ध अयस्क की बात करें तो वो यहाँ से अपने को
मिल जाएगा। एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें दोस्तों, इसमें अगर अपने बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे जिंक सल्फाइड है, ठीक है, सल्फाइड एक्सों के लिए यूज होता है, और लेड सल्फाइड है। इनको शुद्ध करने के लिए ये दो तत्व है, जैसे लेड सल्फाइड पीबीएस, लेड सल्फाइड, और ये है जिंक सल्फाइड। अब इन दोनों का यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि शुद्धिकरण अगर आपको करना है, ठीक है, इसके लिए अपने NaCN का भी, सोडियम साइनाइड का भी उपयोग करते हैं, ठीक है, जो अवर नमक का कार्य करता है। ये क्या है, सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, ये क्या काम करेगा यहाँ पे, अवनमक का कार्य। और ये क्या करेगा, ZNS को रोकेगा, और PBS को क्या करेगा, आने देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो PBS है ना, ये ZNS को फैन फैन में नहीं आने देगा। ये जो NaCN है, ये क्या करेगा, ZNS को फैन में नहीं आने देगा, और यहाँ पे क्या करेगा, ये PBS को यहाँ पे आने देगा। तो यहाँ से अपने को PBS फैन में मिल जाएगा, उसको सुखाकर अपने PBS निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ये विधि भी समझ आ गई होगी, फैन पलवन विधि बिल्कुल ईजी है। मेन आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि सल्फाइड अयस्कों के लिए यूज होती है, गैंग से मुक्त करने के लिए, यही चीज़ें याद रखनी है। बाकी और चीज़ें नहीं याद रखनी, कैसे घूमता है ये चित्र वगैरह, अगर आपके याद रहे तो अच्छी बात है। फिर दोस्तों इसके बाद जो प्रमुख विधियाँ आती है, तो अगली विधि निक्षालन होगी, फोर्थ, इसको बोलेंगे निक्षालन। इसमें क्या होगा दोस्तों, देखो कि जो अयस्क है वो किसी उपयुक्त विलायक में विलय हो तो अपने इस विधि का यूज करेंगे। जो भी आपका अयस्क है वो कोई भी विलायक में क्या होना चाहिए, विलय होना चाहिए, उसमें घुलना होना चाहिए। तो अयस्क जरूरी नहीं कि फिक्स हो, कोई भी विलायक में किसी उपयुक्त विलायक में, विलायक में विलय, घुल जाए मतलब, ठीक है, तो अपने आराम से अशुद्धि मिल जाएगी, शुद्ध पदार्थ अपने अलग कर सकते हैं निक्षालन में। अब इसमें दोस्तों दो कंडीशन है। एक तो आती है आपकी बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन निक्षालन, जो बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन कैसे करते हैं अपने। अब इसमें पूरी क्या है कि इक्वेशन आ जाती है। देखो बॉक्साइट में मेन ज़्यादातर आपको क्या मिलेगी, SiO2 मिलेगी। इसके अलावा आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। अब जो आपका दोस्तों ये बॉक्साइट है ना, इसमें अशुद्धियाँ क्या क्या है, मेन मुख्य रूप से जो बॉक्साइट है इसमें अशुद्धियाँ की बात करें तो अशुद्धियाँ किस किस की है। एक तो दोस्तों आपकी SiO2 होगी, एक आपका आयरन ऑक्साइड हो गया FeO2, आयरन ऑक्साइड, एक होगी आपका टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। ये अशुद्धियाँ इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। ये FeO2 है, और ये आपका हो जाएगा TiO2। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसको अशुद्धि को दूर करने के लिए इसको क्या है कि टेम्परेचर है 473 से 523 केल्विन, और प्रेशर 35 से 36 बार लेंगे। इस अयस्क को क्या करेंगे, अपने सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे पहले इसको। ध्यान रखना, इसको क्या करना पड़ेगा, जो ताप कितना रखना पड़ेगा, 473 से
523 केल्विन। और दाब की बात करें तो दोस्तों 35 से 36 बार दाब। अब इस पे जो आपका अयस्क है उसमें क्या ऐड करना है आपको, सांद्र कॉन्सनट्रेटेड NaOH, जिसे बोलते हैं अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। गर्म करेंगे, इसके साथ गर्म करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, Al2O3 मिल जाएगा। प्लस में इसमें क्या है कि SiO2 अलग निकल जाएगा, इससे निष्कर्षित हो जाएगा। तो ये SiO2 अपने को अलग से मिल जाएगा इसमें। अब इसमें क्या है कि दोस्तों आपके मेनली 3 स्टेप हैं ये वाली इक्वेशन, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बताने के लिए। 3 स्टेप कौन से हैं, पहले तो अयस्क को सांद्र NaOH के साथ, फिर दूसरा स्टेप इसमें क्या करेंगे, CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, और तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों, इसको पानी से छानकर अलग कर लेंगे, पानी से छानकर अलग कर लेंगे। अब इसको अपने इक्वेशन में समझेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि Al2O3 है अपने पास सॉलिड में, ठीक है। एस का मतलब कि ठोस अवस्था में है। इसकी अभिक्रिया कराई 2NaOH, तो ये 2 3 ये तो बैलेंस करने के लिए होते हैं। ये एक्वस कंडीशन में है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस कंडीशन में प्लस 3H2O लिक्विड। अब यहाँ पे अपने को क्या मिल गया दोस्तों, 2NaAlOH4 यहाँ पे प्राप्त हो जाता है अपने को। अब अपने को दोस्तों ये प्रोडक्ट मिल गया। अब अपने यहाँ पे क्या कराएंगे, इसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। अब इसकी अभिक्रिया होगी, देखो CO2 गैस के साथ 2NaAlOH की होल 4, ये एक्वस है पूरा, किस कंडीशन में, एक्वस में, प्लस 2CO2 यहाँ पे गैसीय अवस्था में है। ये प्रवाहित करने पे अपने को क्या दोस्तों, यहाँ पे एक तो आपको Al2O3 और XH2O वाटर का अणु, X लिखा गया है, ये नंबर ऑफ कितने भी हो सकते हैं, तो XH2O वाटर का अणु इसके साथ मिल गया ठीक है। और प्लस ये अपने को सारा जो मैटर मिला है ये किस में है, अभी सॉलिड में है, इसके अंदर है अभी पानी। फिर जो 2NaHCO3 ये क्या है आपका, यहाँ से अलग हो गया। अब अपने क्या करेंगे, इसको दोस्तों सुखा लेंगे या तपाएंगे इसको। अब इसको 1470 कह लें। अब तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप है ये, इस पे क्या करेंगे, जो अपने को दोस्तों Al2O3.XH2O प्राप्त हुआ है, इसको अपने 470 केल्विन पे गर्म करेंगे और अपने को यहाँ पे शुद्ध Al2O3 मिल जाएगा, और इससे जो XH2O है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, शुद्ध अयस्क मिल गया। अब अपने को क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको नहीं ध्यान रखनी। देखो निक्षालन में क्या होता है कि कोई उपस्थित विलायक उपयुक्त विलायक में विलय होना चाहिए जो अयस्क होता है, ठीक है। अब इसमें 3 कंडीशन होती है, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया आपको कि बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन कैसे करेंगे। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसमें सांद्र NaOH के साथ क्रिया, फिर CO2 गैस और पानी से छान कर या इसको गर्म करके पानी को निकालना है, मतलब अपने को पानी को अलग करना है, कैसे भी करो, ठीक है। तो ये एक इसमें हो जाएगी प्रक्रिया। एक और दोस्तों इसमें आती है इसके अलावा क्या पार्ट है इसका, एक है पार्ट और है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि सोने और चांदी का निक्षालन कैसे किया जाता है, सोने और चांदी का निक्षालन, ये दोस्तों कैसे किया जाता है, एक तो वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में किया जाता है। और इसमें सोडियम व पोटेशियम साइनाइड अपने यूज करते हैं, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। इसकी इक्वेशन वगैरह ज़्यादा अपने को इतनी नहीं याद रखनी। फिर अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे, सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण पे।
अगला अपना पॉइंट आता है कि सांद्रित, अब इसमें अपने निस्तापन और भर्जन के बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। इसमें मेन दोस्तों अपने सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तन देखेंगे। ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड में परिवर्तन, जिसमें अपने निस्तापन और वर्जन के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। निस्तापन और वर्जन आपका क्या होता है। निस्तापन समझ आ गया तो आराम से आपको वर्जन भी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका एक ख पार्ट पढ़ेंगे जिसमें अपने ऑक्साइड का धातु में अपचयन देखेंगे। तो सबसे पहले अपने दोस्तों जो है निस्तापन के बारे में देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में निस्तापन और वर्जन में अंतर भी पूछ सकता है, डायरेक्ट आपको अंतर भी याद रख सकते हो, अपने को तो डायरेक्ट अंतर भी पूछ सकता है। तो देखो सबसे पहले निस्तापन जान लेते हैं कि जब किसी सांद्रित अयस्क को, ठीक है, किसकी बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, सांद्रित अयस्क की बात कर रहा है और वायु की उपस्थिति की बात कर रहा है कि वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहा जाता है। तो गलनांक से कम ताप पे जब भी गर्म किया जाएगा तो निस्तापन होगा, अधिक पे गर्म करेंगे तो वर्जन हो जाएगा। तो ये बाद में इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो वायु की अनुपस्थिति रहती है, सबसे पहले पॉइंट ये आता है। गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है, कोई भी अयस्क है उसका गलनांक बिंदु से कम ताप पे उसको गर्म करना है। इसके द्वारा मेन दोस्तों ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों को धातु अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। अब इसमें क्या है कि अयस्क में उपस्थित नमी और वाष्पशील अशुद्धियां भी ऊष्मा द्वारा यहाँ पे हट जाती है, मतलब अपने उसको हीट देंगे तो उसके द्वारा ये अशुद्धियां सारी ऑटोमेटिक हट जाएगी। और अयस्क में उपस्थित नमी और वाष्पशील अशुद्धियां भी यहाँ पे, जो अशुद्धियां बहुत सारे प्रकार की होती है, कुछ वाष्पशील होती है, भाप बन के उड़ जाती है, तो ऐसी सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। अपने को मेन यही ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है, गलनांक बिंदु से कम ताप पे हो रहा है और कार्बनिक पदार्थों की अशुद्धियाँ भी यहाँ पे नष्ट हो जाती है। अब कुछ उदाहरण देख सकते हो आप, यहाँ पे ZnCO3 है। अब इसका निस्तापन किया गया तो ZnO प्लस CO2 बन गया, CO2 गैस बाहर निकल गई यहाँ से, जिंक ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ से CO2, ठीक है। इसके अलावा आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी अलग कर सकते हो, यहाँ पे H2O आपका अलग हो जाएगा, Al2O3 बच जाएगा। तो अपने को इसमें यही ध्यान रखना है कि वायु की अनुपस्थिति है, गलनांक बिंदु कम ताप पे है। वर्जन की बात करें, इसको रोस्टिंग बोलते हैं, वे प्रक्रिया जिसमें वायु की अधिकता में, अब यहाँ पे अपने को वायु चाहिए, वहाँ वायु की अनुपस्थिति, यहाँ पे वायु ज़्यादा चाहिए अपने को, और मेन क्या है, सल्फाइड अयस्कों को गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करने पे अयस्क प्राप्त करना, तो ये क्या कहलाता है, वर्जन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि उष्मा के कारण नमी और अधात्विक अशुद्धियाँ वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है, यहाँ भी सेम उसी रूप में बाहर निकलेगी और इस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसलिए भर्जन प्रक्रिया के बाद प्राप्त अयस्क सैरंध्र में नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती भर्जन की बात करें, जबकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही थी निस्तापन में। अब आपसे एग्जाम में अंतर पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे भर्जन और निस्तापन में दोस्तों अंतर पूछा जा सकता है। वह प्रक्रिया जिसमें उसको वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है उसे निस्तापन बोलते हैं, और गलनांक से कम ताप पे। तो पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, इसमें वायु की अधिकता और गलनांक से अधिक ताप। इसमें एक्स से नमी बाहर निकल जाती है, इसमें एक्स से नमी बाहर नहीं निकलती। इस विधि में एक्स ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें, ठीक है, नमी बाहर नहीं निकलती, ध्यान रखना। इसको बाहर नहीं निकलती कर लेना, ठीक है, वाष्प के रूप में बाहर नहीं निकलती। मुख्य रूप से कार्बोनेट, जल योजित ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या उनके ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। बस अपने को तो ये ध्यान रखना, जितने भी कार्बोनेट ऑक्साइड वगैरह हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, उसमें निस्तापन यूज होगा, और सिर्फ सल्फाइड अयस्कों के लिए क्या यूज होगा, वर्जन।
तो वर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए यूज होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है मेनली यहाँ पे विषाक्त धातु अम्लीय यौगिक बाहर निकलते हैं। तो ये आपका दोस्तों वर्जन और निस्तापन में अंतर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों अपना जो नेक्स्ट आता है वो ऑक्साइड का धातु में अपचयन आता है। ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु में अपचयन। इसमें क्या होता है, सिंपल सी एक चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। जैसे ये MxO कोई अशुद्ध धातु है, इसकी क्रिया हो रही है, ठीक है। ये वाई नंबर, ये क्या है कि एक्स और वाई क्या होते हैं, यहाँ पे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आसानी से जो अपचयित होने वाली धातु है ना उनके लिए यूज होता है। तो XM मेटल यहाँ पे अलग हो जाएगी और ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे निकल जाएगी अलग से यहाँ पे। तो ये वहीं यूज होता है जो धातुएं आसानी से अपचयित हो जाती हैं, जो धातुएं क्या हो जाती हैं, आसानी से अपचयित हो जाती हैं, वहीं दोस्तों आपके ये यूज हो जाएगा। या कह सकते हैं जो धातु ऑक्साइड, जो धातु ऑक्साइड, तो ये ध्यान रखना कि जो धातु ऑक्साइड आसानी से अपचित हो जाते हैं उनके लिए यहाँ पे यूज होता है। अब अपने दोस्तों जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। धातु कर्मिकी का ऊष्मागतिकी सिद्धांत आता है एक तो आपका, और एक वैद्युत रसायन सिद्धांत, दो ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहला सिद्धांत, अब जो प्रक्रिया है वो तो हमने सारी जान ली, अब सिद्धांत की बात करते हैं। पहला आता है दोस्तों धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत, ऊष्मागतिकी सिद्धांत, ऊष्मागतिकी सिद्धांत। इसमें दोस्तों आपको क्या है कि एक इक्वेशन याद रखनी है, दोनों सिद्धांतों में एक एक इक्वेशन याद आपको होनी चाहिए। देखो किसी प्रक्रम के लिए विशिष्ट तापक्रम पर गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है ना, उसको अपने डेल जी से परिवर्तित करते हैं। तो मेन इसमें जो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है वो निकालेंगे। मतलब ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, डेल जी, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे आपको जो टर्म्स है ना इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि डेल्टा जी क्या है इसमें। तो ये तो डेल्टा जी है आपकी, एच पहले देख लो, ये क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। मेन दोस्तों जो आंतरिक ऊर्जा में आपका परिवर्तन होता है ना वो अपने एंथैल्पी से ही निकालते हैं। और टी डी एस, डेल एस है आपका एंट्रोपी में, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जाती है। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है जो किसी काम में नहीं आती, इसलिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जाती है संसार में हमेशा, ठीक है। एंट्रोपी में परिवर्तन, ये डेल एस होता है आपका। और इसको एक लिंगम आरेख होता है, उससे पूरा बहुत बड़ी विधि है इससे, ठीक है। अगर ये आप इसको अच्छे से समझोगे तो बहुत बड़ी विधि आएगी। अब अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका मान हमेशा अपने के पास क्या होना चाहिए, हमेशा आना चाहिए इसकी वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। और जब भी अभिक्रिया अग्रसर होगी, मतलब अभिक्रिया कब काम करेगी, अभिक्रिया अग्रसर होगी जब डेल जी का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जब ही ये अभिक्रिया यहाँ पे काम करेगी। तो किसी प्रक्रम के लिए विशिष्ट तापक्रम को और गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को डेल एच माइनस टी डी एस से प्रदर्शित करते हैं। तो यही आपका क्या आ जाता है, धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिकी की सिद्धांत दोस्तों यहाँ पे कहलाता है। अब इसको अपने को नेगेटिव करने के लिए अपने क्या करेंगे, अपने इसको नेगेटिव करना है तो इसके लिए जो डेल एस है ना ये करना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है। डेल एस को अपने क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे इसको नेगेटिव करने के लिए। इससे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, और टीडीएस भी बढ़ जाएगी, टी डेल एस। तो ये बढ़ेगा तो
देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। अब मेन, अब इसमें और चीज़ अपने को क्या ध्यान रखनी है, पहली तो एक आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, और इसमें अपने एक आप बात लिख सकते हो कि एलिंगम आरेख का उपयोग करते हैं, किसका, एलिंगम आरेख का, ठीक है, जिसकी सहायता से अपने सारी चीज़ें जान सकते हैं। मेन दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो फ्लक्स होंगे ना आपके, उसके साथ गैंग मिल जाएगी, मतलब अशुद्धि मिल जाएगी, और अपने को अयस्क अलग से यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। बाद में अपने को जो शुद्ध अयस्क है वो अलग मिल जाएगा इस विधि में, ठीक है। ये विधि नहीं है वैसे, ये सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है। तो अपने को यही याद रखना है मेन तो, कि किसी प्रक्रम के लिए विशिष्ट तापक्रम पर गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल जी क्या कहलाता है, डेल एच माइनस टी डेल एस कहलाता है। बस इतना ही अपने को याद रखना है आपके एग्जाम की दृष्टि से। फिर चलते हैं अपने दूसरे सिद्धांत पे। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, दूसरा है दोस्तों आपका आ जाता है धातु क्रम का वैद्युत रसायन सिद्धांत। धातु क्रम का वैद्युत रसायन सिद्धांत, ये क्या कहता है। देखो दोस्तों, जो धातु क्रम का वैद्युत रसायन सिद्धांत है, इसकी जो इक्वेशन आएगी ये पहले ही कह देता है, डेल जी नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस एन, जो आपका ई है ये नेगेटिव, और एफ, ये इक्वेशन आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। डेल जी मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या चीज़ है। एन यहाँ पे दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या कहलाएगी, एन। निकाय के और ई क्या कहलाएगा, निकाय का रेडोक्स युक्त, जो निकाय है पूरा आपका, जिस पे भी आप वर्क कर रहे हो उसको अपने निकाय, तो निकाय के रेडोक्स युग्म का इलेक्ट्रोड विभव विभव, निकाय के रेडोक्स युग्म का इलेक्ट्रोड विभव, जो विभव कहलाएगा वो ई कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई होगी, ये इक्वेशन मेन है, ये आपको याद रख। इसको दोस्तों अपने एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपके पास कॉपर है, इस पे 2+ एक्वस है ये, ठीक है, प्लस में एफ ही है अपने पास सॉलिड कंडीशन में, ठीक है, आयरन। तो ये जो कॉपर है ये यहाँ पे सॉलिड बच जाएगा, Fe2+ है, ये हो जाएगा एक्वस। ये क्या करता है, दूसरे को देखो, जैसे Mn+, ये जो N+ आयन है ना, ये ऋणात्मक कैथोड पे होता है, विक्षेपित हो जाते हैं, तो ये क्या चल जाता है, इस कैथोड पे चला जाएगा इसको। तो ये एफ ही क्या है कि कैथोड पे है, इसको कैथोड पे ले जाता है। और जो पहली प्रक्रिया थी ना दोस्तों, इसमें दो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो कि इसमें अपने क्या करते हैं, आयरन को इसके ऑक्साइड से निष्कर्षण करते हैं। एग्जाम्पल, आयरन, इस सिद्धांत का उपयोग के एग्जाम्पल लिखो, धातु कर्मिकी की ऊष्मागतिकी सिद्धांत। तो आयरन का इसके ऑक्साइड से निष्कर्षण, आयरन का इसके ऑक्साइड से निष्कर्षण, ऑक्साइड से निष्कर्षण हो जाएगा। दूसरा दोस्तों बात करें तो क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के से तांबे का निष्कर्षण, क्यूप्रस ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड से तांबे का निष्कर्षण, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से, 1 सेकेंड, तांबे का निष्कर्षण। मेन दोस्तों बात करूँ तो मैं आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिद्धांत में, जो वैद्युत रसायन सिद्धांत है और उसमें क्या गतिकी सिद्धांत है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी।
नहीं आई तो एक बार और थोड़ा देखो वीडियो को, आपको आ जाएगी समझ में। फिर भी नहीं आई तो आप दोस्तों कमेंट करो, एक बार और आपके लिए अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको और कोई टॉपिक ही समझना है तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है तो हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।